दो दो चुनौतियां हैं इस वक्त प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के सामने। पहली चुनौती 2047 के विकसित देश बनाने की, जिसके लिए कहा कि कम से कम 8% का जीडीपी का होना चाहिए, और दूसरी चुनौती यह है कि उनकी जो अंत्योदय की योजना है कि समाज के अंतिम व्यक्ति का उदय, वहां तक पैसे पहुंचाने के लिए उनको क्या क्या करना है, कितनी वेलफेयर स्कीम को और पॉलिश करना है, और उसके लिए कैसे और पैसे निकालना है, ये दिक्कत है। तो हमेशा यही कहा जाता है राजनीति के अंदर कि गुड इकोनॉमिक्स इज बैड पॉलिटिक्स एंड बैड इकोनॉमिक्स इज गुड पॉलिटिक्स। तो इस दोनों के बीच एक सामंजस्य को स्थापित करना है, और वो सामंजस्य कैसे वित्त मंत्री जी स्थापित करती है, वो देखने वाली बात होगी। चलिए, थोड़ी देर में तो साफ हो जाएगा कि कैसे कोऑर्डिनेशन बनाया जाता है। मैं देवेंद्र आपके पास भी आ रही हूँ इसी सवाल को लेकर। क्या बिहार को लेकर कोई विशेष फोकस हो सकता है? जो परिधान आज पहना है निर्मला सीतारमण ने, उसका चुनाव अगर किया गया है तो क्या कोई संदेश, क्या कोई खुशखबरी नीतीश कुमार को मिलने जा रही है? देखिए, होता ये है कि जैसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब अपना स्पीच देंगी तो जाहिर तौर पे बजट का जो मेन कुछ हिस्सा होता है सिर्फ वही स्पीच देती हैं, जबकि बजट बहुत विशालकाय होता है, तो स्वाभाविक तौर पे उतना लंबा स्पीच नहीं हो सकता। तो उस लिहाज से आपने देखा होगा कि पहले के उनके स्पीच में कई सारे जहाँ विपक्षी दलों की शासन वाली सरकारें थी वहाँ से ये आवाज़ उठनी शुरू हो गई कि बजट में हमें कुछ नहीं मिला, जबकि हकीकत से ये कोसों दूर था। मेंशन कौन सा करती हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ये एक प्राथमिकता होती है। उस लिहाज से आप समझ सकती हैं कि निश्चित तौर पर बिहार के बारे में माना जा सकता है कि वो मेंशन कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिन राज्यों को मेंशन नहीं किया गया उनके बजट स्पीच में, बजट में उनके लिए ऐसे कुछ नहीं है। कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स अगर बिहार में होंगे तो उसके बारे में वो ज़रूर मेंशन करेंगे, और इस साल चुनाव होने हैं तो ये तय माना जा रहा है कि वहाँ पे उन प्रोजेक्ट्स का मेंशन वो ज़रूर कर सकती हैं। और जैसा कि साड़ी को लेकर आपने चर्चा शुरू की, तो ऐसी स्थिति में आप समझा जा सकता है कि अगर मैसेजिंग पहनावा में है तो स्पीच में ना हो, ये कैसे हो सकता है। लेकिन जिन राज्यों का नाम नहीं आएगा बजट में, उनके लिए भी प्रोजेक्ट्स होंगे, क्योंकि ये बजट पूरे देश का है, कोई राज्य स्पेसिफिक है नहीं। दिल्ली में ज़रूर मेंशन से भी बचा जाएगा, क्योंकि आचार संहिता के चलते वो मेंशन उस तरह का दिल्ली का को लेकर नहीं किया जा सकता है। जी प्राची जी, अब देखें, जैसे कल का मैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का एक बयान, वो ट्वीट देख रहा था। अब वो उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर रिएक्ट किया हुआ था। उन्होंने कहा, मोदी जी ये नहीं बताते कभी किसी को कि आधार, यूपीआई, कश्मीर में रेलवे, मेट्रो निर्माण, ये जो जिनका जिक्र राष्ट्रपति ने किया, मतलब सरकार के उपलब्धियों का, ये सब तो हमारे समय की योजना है, कांग्रेस के समय की योजना है। आज भी जो काम हो रहे हैं, मोबाइल पे तस्वीर लेकर के लोग खोया पाया केंद्र को पर जाकर के, और जगह जगह लोग जा रहे हैं और अपनों को ढूंढ रहे हैं। बेटा माँ को ढूंढ रहा है, बेटा पिता को ढूंढ रहा है, कोई नानी को ढूंढ रहा है, कोई अपनी बहू को ढूंढ रहा है। ये जो वो कुंभ की बात कर रहे थे अखिलेश यादव, और अभी जितना पता चला है कुंभ बजट के सत्र में तो चर्चा में रहेगा। जो कुंभ में दुर्घटना हुई है उनका तो हालांकि फोकस मतलब ठीक है, क्लियर है। कल उन्होंने तो कल ही कह दिया था कि बजट छोड़िए, बजट तो आता रहेगा, पहले कुंभ की बात होगी इस सत्र में। तो विपक्ष की तो कोशिश होगी, खासतौर से समाजवादी पार्टी की ज़रूर कोशिश होगी कि फोकस जो है वो शुरू के दिनों में कुंभ पर हो, कुंभ की जो दुर्घटना हुई है उस पर हो, और जो कुछ हो रहा है उनको जो कुछ कहना है उसके जरिए। 2027 में विधानसभा का चुनाव भी है उत्तर प्रदेश में, वो भी उनके लिए तो सबसे बड़ा जो है पॉलिटिकल मुद्दा वही है। तो इसलिए अब देखिए, बजट के समय पर ये बात आप पार्लियामेंट के सेशन में उठाएं, बात समझ में आती है। इस पर अलग से बयान दें, ये भी समझ में आता है। लेकिन बजट अभी 15-20 मिनट बाद पेश होने जा रहा है, उस समय बजट की बात न करना, इससे पता चलता है कि आप बजट को या अर्थनीति को लेकर या अर्थव्यवस्था को लेकर कितने गंभीर हैं। तस्वीरें आने लगी हैं संसद भवन से। निर्मला सीतारमण आपको वित्त राज्य मंत्री के साथ नजर आ रही होंगी। हालांकि कैबिनेट बैठक हो चुकी है, मंजूरी मिल चुकी है, बस कुछ ही मिनटों का इंतजार करना होगा आपको। निर्मला सीतारमण की जो बजट स्पीच है वो सुबह 11 बजे शुरू हो जाएगी, तो 10 से 15 मिनट का इंतजार आपको करना होगा। और 15 मिनट बाद बजट के पिटारे से क्या निकलता है, किसको क्या खुशखबरी मिलती है, सरल भाषा में इंडिया टीवी पर आप देखेंगे। बजट 2025, कितनी उम्मीदें पूरी होती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर कह रहे हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, तो मां लक्ष्मी की कृपा किस पर बरसेगी, आपकी जेब कैसे भरेंगी, ये सब कुछ थोड़ी देर बाद आपके सामने आना शुरू हो जाएगा। मां लक्ष्मी की कृपा की अगर बात बिजौन जी हम कर रहे हैं, तो मां लक्ष्मी की कृपा किस पर बरसेगी, कैसे बरसेगी, ये सब इंतजाम सरकार ने पूरे कर लिए होंगे, बस सामने आना बाकी है अभी। बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद है
महिला सशक्तिकरण पे काफी मतलब ध्यान दिया जाएगा, गरीबों पे ध्यान दिया जाएगा, मिडिल क्लास को ध्यान दिया जाएगा, इनोवेशन, हैंडलूम, जो आप बिहार की बात कर रहे हैं, हैंडलूम सेक्टर, कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, उस पे हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ढेर सारे इन्वेस्टमेंट्स होंगे, ढेर सारे इंसेंटिव्स आएंगे, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स आएंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि जितने प्रांत हैं, जितने स्टेट्स हैं, सबको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा इस बजट में। और हम उम्मीद ये भी कर रहे हैं कि आम उपभोक्ता, आम नागरिकों को मतलब कुछ ना कुछ राहत टैक्स के दरमियान मिलेगा, ताकि उनके पास कुछ पैसे आए खर्चे करने के लिए, सेव करने के लिए, अपना फ्यूचर के लिए, परिवार के फ्यूचर के लिए। और हम जरूर ये भी उम्मीद करेंगे कि तंत्र में सुधार आएगा, नए स्कीम्स आएंगे जहां पर एफिशिएंसी और भी आया जाएगा एजुकेशन सेक्टर पे, ताकि लोगों को क्वालिटी एजुकेशन मिले, और स्वास्थ्य का हम उम्मीद करते हैं कि प्राइमरी हेल्थ केयर पे काफी ध्यान दिया जाएगा, उसका सशक्तिकरण करने के लिए, उनका सक्रिय रूप लाने के लिए प्राइमरी हेल्थ केयर पे इन्वेस्टमेंट्स होंगे। ये सारे उम्मीदें हैं, बहुत जल्दी हम लोग को पता लग जाएगा क्या है क्या नहीं है, लेकिन हम लोग का काम जारी रहेंगे, सरकार पे दबाव रखना, ताकि वो कम से कम पैसे खर्च करके अच्छे से अच्छा गुणवत्ता सेवा लोगों तक प्राप्त करवा पाए। ये दबाव हम लोगों का बराबर रहेगा सरकार के ऊपर, और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छा मतलब समीकरण बनेगा स्टेट्स के साथ, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो समीकरण स्टेट गवर्नमेंट के साथ होना चाहिए, उस पे हम उम्मीद कर रहे हैं कि अब डबल इंजन दिखेगा बहुत जगह पे। हम उम्मीद कर रहे हैं कि डबल इंजन दिखना चाहिए, क्योंकि अब जोर से हम लोग को पहुंचना है। हमारा 8% से भी ज्यादा हम लोग का जीडीपी ग्रोथ होनी चाहिए यदि हम लोग विकसित भारत देखना चाहेंगे। तो ये ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, यूथ पे ध्यान देना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये सारी चीज हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस बजट में निर्मला सीतारमण जी 8th टाइम बजट पेश कर रही है। एज यू वेरी राइटली सेड, आपने बहुत सही बताया कि हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट चीनी और दही के साथ गुड विशेस दिए हमारे अगेन महिला वित्त मंत्री को, तो ये बहुत अच्छा छवि है वर्ल्ड भर में। और हमारे जितने नागरिक हैं वर्ल्ड भर में, जो इतने एनआरआईज हैं, जितने हमारे इंडियंस हैं, सब निवेश करना चाहते हैं इंडिया में, सब आना चाहते हैं इंडिया में। वो जो भी पैसा इकट्ठा किए विदेश में जाकर, वो इंडिया में लाना चाह रहे हैं, लेकिन हम लोग को एक माहौल क्रिएट करना होगा, उनको एक स्थिरता दिलाना होगा, क्योंकि उनको उस पैसे से उस ढंग का रिटर्न नहीं मिल रहा है उस देश में, और वो उम्मीद कर रहे हैं कि इंडिया उनको देंगे रिटर्न। हर एक व्यक्ति ग्लोबली, हम जब भी जाते हैं ओवरसीज, सारे ग्लोबल सिटीजन्स, कंज्यूमर्स ये कहते हैं कि जो रिटर्न हमको इंडिया से मिलता है, वो रिटर्न हमारे देश में नहीं मिल रहा है हमको, हमारे इन्वेस्टमेंट्स को। तो लोग सब इंडिया को देख रहे हैं एज ए गुड डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट। आज भी है भारत फेवर्ड डेस्टिनेशन, मोस्ट फेवर्ड डेस्टिनेशन। इंडिया फंड जितने हैं वर्ल्ड ओवर में, जो भी बैंक, उतना तो नहीं है, उतना नहीं रहेगा। विनोद साहब, एक मिनट सर, एक फ्लाइट ऑफ कैपिटल हुई है पिछले कई महीनों से चल रही है लगातार, और उसकी वजह से जो हमारा नेट रिजर्व्स हैं वो भी कम हुए हैं। देखिए, सिर्फ ये होप करना कि सिर्फ रिटर्न्स को लेके ही आएंगे, एक एफआईआई के रूट से पैसा आएगा, उससे देश का विकास नहीं होने वाला। देश का विकास एफडीआई से होगा। जब तक मोटी कैपिटल आके हमारे उद्योगों में, हमारे स्टार्टअप्स में नहीं लगेगी। हम एफडीआई का टारगेट, पीयूष गोयल जी लगातार बोलते हैं हमें $100 बिलियन तो न्यूनतम चाहिए, हर साल चाहिए हमको, हम उस स्तर तक नहीं पहुंच पाए अभी भी। तो कई सारे जो रोड ब्लॉक्स हैं, जो सबसे पहले प्रदीप जी ने बोला, रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल, जब बॉडी में कोलेस्ट्रॉल इतना है, हमारी देश की जो पूरी इकोनॉमी है इसमें इतना रेगुलेशंस है, हर स्तर पे रेगुलेटरी हर्डल्स हैं, ये हटना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ये कर सकते हैं। आपने पॉडकास्ट सुना होगा पीएम का, पीएम ने बोला कि मेरी रिस्क की एबिलिटी है, मेरी रिस्क टेकिंग की, बट मैं 1% भी रिस्क नहीं ले पा रहा हूं। तो मेरा यही मानना है कि प्रधानमंत्री जी को रिस्क लेना चाहिए भारत पे, एनिमल स्पिरिट्स अनलीश करनी चाहिए। 10 साल आपने सिस्टम को समझा है अच्छे से, और आगे बढ़ना चाहिए। उसी पॉडकास्ट में कहा कि आप लोग आइए, जीरोधा के जो चेयरमैन या एमडी जो भी थे, जो कर रहे थे पॉडकास्ट, उनसे कहा कि आइए, अगर इस समय नहीं आए भारत में इन्वेस्टमेंट करने तो बाद में पछताएंगे। ये सही मौका है भारत में इन्वेस्टमेंट करने का।
तो जाहिर है कि प्रधानमंत्री के मन में कुछ होगा कि ऐसी हम व्यवस्था करने जा रहे हैं कि लोग जो है एनकरेज हों यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उसके माहौल के लिए बिना रेगुलेशन को ठीक किए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जब तक नहीं सुधरेगा तब तक इन्वेस्टमेंट करने से लोग बचना चाहेंगे आने की बजाय। जो लोग हैं अगर वो परेशान हो रहे हैं उनका अनुभव सुनने के बाद कौन आना